ओके सो ग्रेड 9 मैथमेटिक्स पेपर है ये हमारे पास। ठीक है, आपके पास पीडीएफ में ये मौजूद होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो अपने पास ये पेपर लाजमी रखिएगा। आगे कुछ वीडियोस के अंदर हम इस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आज इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सेक्शन ए हमारे पास इंटायरली एमसीक्यूज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में हमने जस्ट अपने वाइल्ड गैसेस यूज़ नहीं करने। ठीक है, कि फर्स्ट वाले का पार्ट ए जो है वो आंसर हो जाए या सेकंड का बी हो जाए, इस तरीके से हमने नहीं करना, बल्कि प्रॉपर सॉल्यूशन हमने देखने हैं कि किस तरीके से हम रफ वर्क को मेंटेन करके हमारे एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस बी इज। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास ऐसा नंबर होता है कि जिससे हम उससे पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर 5 है, तो इस 5 को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मुझे 1 मिले। ठीक है, तो ये जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा वो नंबर बेसिकली मेरे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 हो जाएगा। सही है, तभी तो 5 से 5 कैंसिल, 1 बचेगा हमारे पास, तो आंसर विल बी 1। मतलब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 1/5 होता है। सिमिलरली अगर a है तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/a के साथ, तब तो आंसर 1 मिलेगा। अच्छा, अगर माइनस का a होता तो माइनस के 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ता। सही है, ताकि हमें पॉजिटिव में 1 मिले। हमेशा याद रखना कि आंसर आपके यहाँ पॉजिटिव में आना चाहिए फिर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर साइन कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे ये नंबर a था, ठीक है, इसकी जो भी साइन होगी इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की भी सिमिलर साइन आएगी। अच्छा, अगर आपके पास 0 आ जाए तो क्या 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा? नहीं सर, 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे तो ये 1/0 लिखना पड़ेगा, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी अनडिफाइंड। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी। सही है, कोई भी साइन इसके अंदर चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, नंबर सेकंड की तरफ आते हैं, पाई इज एन या इज आ। तो भाई पाई हमारे पास कैसा होता है नंबर, वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसे हम p/q यानी कि फ्रैक्शन के अंदर हम इसे नहीं बता सकते। सर आप तो कह रहे हैं कि फ्रैक्शन में नहीं बता सकते, लेकिन बचपन में हमने पढ़ा है कि हम पाई को 22/7 कहते थे। तो बेटा ये 22/7 जो है ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कहलाती थी पाई की, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है पाई की, याद रखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। सही है, इसीलिए हम पाई को इस वैल्यू के में लिख सकते थे। वो बचपन की बातें थी, ग्रेड 6, 7, 8 की बातें थी। अब आप लोग 9 में आ गए, आप लोग बड़े बच्चे हो गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए अब पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब आप पाई की जगह 22/7 नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई। नंबर 3, द कॉन्जुगेट। अच्छा, मैंने इधर मार्क मैंने नहीं किया, इसका राइट आंसर इर्रेशनल नंबर है। नंबर 3, द कॉन्जुगेट ऑफ 4 - 3 आयोटा इज। अब कॉन्जुगेट की बात हो रही है। सर कॉन्जुगेट हमें मालूम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम जो इमेजनरी पार्ट होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी साइन चेंज कर देते हैं। रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती। अगर आपके पास एक नंबर 4 है और आपसे कहा जाए कि भाई इस 4 का कॉन्जुगेट निकाल के बताओ, तो वो 4 ही आएगा आंसर। ठीक है, उसमें साइन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इमेजनरी पार्ट होगा तो उसमें साइन चेंज होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट हमारे पास है 3 आयोटा, जिसकी साइन नेगेटिव है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। ठीक है, नंबर 3 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 4 + 3 आयोटा। नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे दिया जा रहा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ √y = 10। इसको मैं ज़रा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। भाई √y = 10 का मुझे सॉल्यूशन सेट बताना है, मतलब y की वैल्यूज़ यहाँ पे बतानी है। सही है, तो y की जगह हमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले y को इस रूट से आज़ाद करेंगे। तो रूट से आज़ाद करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, सो y = 100 आएगा। मतलब इसका राइट आंसर जो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास वो 100 हो जाएगा। ठीक है, आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव हाउ मेनी रूट्स।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारे पास होती हैं वो इस तरह की इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और आपको याद हो कि जब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते थे या मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई करते थे तो हमारे पास जो आंसर आते थे वो दो आंसर्स होते थे, आइदर और करके हमारे पास आंसर्स निकलते थे, तो दो आंसर्स होते थे। मतलब वो दोनों क्या कहलाते हैं, वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 6 log बेस 2 ऑफ 16 इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई आते हैं इसकी तरफ, इसे मैं लिख लेता हूँ log बेस 2 16 इक्वल्स टू x, सही है। इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। हम जानते हैं ये जो हमारे पास नोटेशन है लॉगरिथमिक नोटेशन है, कुछ इस तरीके से लिखी जाती है log a b इक्वल्स टू c, और इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जब चेंज करते तो लिखा जाता है a c इक्वल्स टू b, सही है ना। मतलब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए a की जगह 2 है तो 2, फिर c जो हमारे पास a की पावर है, देखिए c की जगह क्या है हमारे पास x है, तो यहाँ पे 2 की पावर x हो जाएगी, इक्वल्स टू b होता है, और b की जगह हमारे पास 16 आ रहा है, तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 16 हो गया, सही है। अच्छा 16 को मैं अगर पावर नोटेशन में लिखूं, सही है, जिसकी बेस 2 हो, तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सही है। अब देखें यहाँ पे 2 यहाँ भी बेस है और यहाँ पर भी बेस है, मतलब पावर इन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे x जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, 4 के, सही है। मतलब यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या है, 4 है। इन साइंटिफिक नोटेशन 806.201 इज रिटन एज, देखिए यहाँ पे पॉइंट को हम 8 के बाद लेकर आएंगे, सही है, मतलब 8.06 होना चाहिए, सही है। अब जब हम इसे लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमें मालूम है कि पावर जो है वो पॉजिटिव रहती है, सही है। यहाँ पे 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक हो गया। नंबर 8 की तरफ आते हैं, LCM इज़ इक्वल्स टू, तो भाई LCM जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय HCF। अगर हम दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहिए था कि भाई यहाँ पे दो फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x अपॉन 3 इन सेट द मॉड इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ बतानी है, तो भाई 5x अपॉन 3 है, ठीक है, ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 5 होगा, सही है। जब भी आप मॉड की साइन को रिमूव करेंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मॉड के बाहर कुछ ना लिखा हो, सारी चीज़ें इक्वल्स टू के बाद हो। तो ऐसा ही है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें इक्वल्स टू के बाद है, तो आप मॉड को हटा देंगे। जब मॉड को हटाएंगे तो आइदर और होगा, ठीक है, आइदर 5x अपॉन 3 इज़ इक्वल्स टू 5 और 5x अपॉन 3 इक्वल्स टू -5, सही है ना। ये दो कंडीशन हमारे पास बनेंगी, मतलब x की दो वैल्यूज़ आएंगी। तो देखिए यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, जस्ट 3 आपके पास रिमेनिंग। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास x इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 3 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर है 3, -3। द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल, भाई हमारे पास दो जो हैं वो एक्सिस होते हैं, एक होता है x एक्सिस, दूसरा हमारे पास y एक्सिस होता है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं किसके ऊपर, 90 डिग्री, सही है ना। जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 90 डिग्री इज़ आवर करेक्ट आंसर। नंबर 9, a माइनस बी इक्वल है 2 के और a प्लस बी इक्वल है 3 के, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सही है। इसको ज़रा हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो भाई a माइनस बी, बल्कि मैं डायरेक्टली फार्मूला अगर अप्लाई कर लूँ तो मुझे मालूम है मेरे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सही है ना। अब a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है 3, तो इसकी जगह 3 लिख दें। a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दें,
सही है। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 6 के, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन इज़ 6। ठीक है भाई। नंबर 12, द फैक्टर्स ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस वाई स्क्वायर आर। अब इसके फैक्टर्स आपने बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के लिए हमें एक आसान तरीका पता है भाई। पहले तो आइडेंटिफाई करके देखो क्या यहाँ पे कोई स्क्वायर फार्मूला जो है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या ये अप्लाई हो सकता है? अगर हो सकता है तो कर देंगे, नहीं हो सकता तो मिडल टर्म ब्रेकिंग की तरफ आएंगे। सही है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म्स हैं वो दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, और जो हमारे पास सेंट्रल टर्म है उसमें इनके जो रूट्स हैं वो भी मौजूद हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके। सही है, तो देखें यहाँ पे आप क्या बना देंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट -2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस अनदर स्क्वायर ब्रैकेट। तो भाई यहाँ पे 25x स्क्वायर था तो मतलब यहाँ पे मैं 5x लिखूँगा, यहाँ y स्क्वायर था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y आ जाएगा, मतलब यहाँ आएगा 5x और यहाँ पे आएगा y। तो ये बिल्कुल इंटायरली इसी के बराबर है। इसको हम बंद कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 5x माइनस वाई होल स्क्वायर में। सही है, तो राइट ऑप्शन आपके पास जो है ये थर्ड वाला 5x माइनस वाई होल स्क्वायर। नंबर 13 आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम देन द लाइंस आर। सही है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो भाई सबसे पहले तो दो लाइंस, एक लाइन मेरे पास कुछ इस तरीके से है, दूसरी लाइन में इस तरह ले रहा हूँ। अब इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि ये जो दोनों लाइंस मैंने बनाई हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, तभी तो हर जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेम है। सही ना, यहाँ पे ऊपर हमें सेम का वर्ड कहा जा रहा था, इसीलिए ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। नंबर 14, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, है ना। ये मगरमच्छ का मुंह जिसकी तरफ खुला हुआ होता है वो ग्रेटर वैल्यू होती है, हमें ये बात मालूम है। सही है, और दूसरे अल्फाज के अंदर मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ कि भाई अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से ये साइन बन रहा है, ये साइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा है, तो L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लेस, मतलब ये लेस देन का साइन है, और लेस देन के साइन में ये जो बेस है उस पर एक लाइन आ रही है, तो इसका मतलब इक्वल टू होता है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 15 पे आते हैं। तो भाई नंबर 15 में हमसे कह रहा है आयोटा की पावर 6 किसके बराबर होगी। तो भाई इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और इसके ऊपर पावर क्यूब, है ना, 2 3 6 होता है। आयोटा स्क्वायर बच्चे को मालूम है कि ये -1 के बराबर और ऊपर क्यूब, -1 का क्यूब लेंगे तो आंसर -1 ही आना है, मतलब लास्ट थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है, तो आई गेस सेक्शन ए में जितने एमसीक्यूज हमने यहाँ पे किए हैं वो सारे क्लियर होंगे। इसके अलावा अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, उसका सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप तक उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।